हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एग्रेरियन इकोनॉमिक्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रो क्रेडिट एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे जो क्रेडिट का स्पेलिंग है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हम माइक्रो फाइनेंस वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें मैं लास्ट का पैराग्राफ ना आपको पूरा डिस्कस नहीं करवा पाई, क्योंकि वो कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग जो थी वो कट हो गई थी। तो जिसकी वजह से आई होप आपने वो जो है पैराग्राफ को रीड किया होगा और आपको समझ में आया होगा। ईजी था वो, तो अगर नहीं भी आया हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम तो कुछ लिखा है, लेकिन जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेन फोकस जो है एग्रीकल्चर में है। और अभी जो यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ 3-4 चैप्टर आई होप वो जो 3-4 चैप्टर हैं वो आपके बेसिकली एग्रीकल्चर से ही डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से सुनिएगा ये लेक्चर्स, और अच्छे से एग्रीकल्चर वाला जो ये टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इंडियन एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, इंडिया आपको पता है बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसके साथ साथ ही जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है हमारे जो सेक्टर्स हैं कंट्री के, उसमें भी हो रहा है। लेकिन आपको पता है आज के टाइम पे भी हमारी जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। आपने कुछ सुना होगा कि हमने देखा है, अगर आपने देखा होगा, जनरली एनालाइज किया होगा, तो ऐसा बोला जाता है कि अभी भी 80% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, यानी कि जो 20% पॉपुलेशन है वही बाकी सेक्टर्स में काम कर रही है, जबकि हमारा बाकी जो है 80% की पॉपुलेशन वो डायरेक्टली अभी भी इंडियन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंस से ही क्या था ना, इंडिया कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था कि वो अच्छे अच्छे फार्मिंग प्रैक्टिस को एसोसिएट करे, ताकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छे से हो। लेकिन आज के टाइम पे भी आप एनालाइज करोगे कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है ना, वो हमें जो उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कितना है, 15 to 20%। ठीक है, 15 से 20% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर में दे रहा है। आज के टाइम पे भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में दे रहा है हमें। ठीक है, कुछ डेकेड से हमने देखा है, और ये जो कंट्रीब्यूशन हमारा है तो ये काफ़ी कम है एग्रीकल्चर सेक्टर से। देखा हमने 15 to 20% जीडीपी। तो इसका जो आज के टाइम पे इसकी जो चेंजिंग नीड्स हैं अक्रॉस रीजन, इंडिया जो है वो बहुत ही तेज़ी से क्या करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चाहता है इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन एंड जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनका जो कांस्टेंट मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए जाए। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं जहाँ पे बहुत सा मास हमारा जो है आज के टाइम पे यहाँ पे आप बोल सकते हो एम्प्लॉयड है, यहाँ पे काम कर रहा है। तो इंडियन एजेंसीज क्या कर रही हैं, इंडियन एजेंसीज चाहती हैं कि हम क्या करें, प्रमोट करें, और हम ऐसे पॉलिसी मेजर्स लाएं जिसकी वजह से क्या हो, जो इंडस्ट्री का लैंडस्केप है वो और ज़्यादा उत्तेजित हो, और ज़्यादा एग्रीकल्चर हो। और इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करें फार्मर्स को, ताकि वो अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करें। तो हम कुछ ऐसे इनेबलिंग इंस्टीट्यूशंस भी ला रहे हैं जिसके थ्रू हमारी जो एग्रीकल्चरल सर्विसेज हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शंस है, उनको हम क्या करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोबिलाइज करें, ताकि जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करें कि वो अच्छे से अच्छे जो सीड्स हैं, अच्छे से अच्छे जो इनपुट रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करें, ताकि जो है वो अपनी, और उसके साथ साथ उनकी जो सोशल सिक्योरिटी कंडीशंस हैं उनको भी कुछ इन्हांस किया जाए। ये जो चीज़ें हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एग्रीकल्चर इंडिया में मैटर क्यों करता है, देखो एग्रीकल्चर का ना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंडिया में। ठीक है, आपने देखा है एग्रीकल्चर में हमारी बहुत सी जनसंख्या ऐसी है भारत की जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, और हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अपने आप में बहुत ब्रॉड मतलब एरिया को कवर करता है। आल्दो आपने देखा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका 20% से कम ही है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है अदर सेक्टर में वो बड़ा है। ठीक है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे हम एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गए हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, हम एक बैगिंग बोल थे। ठीक है,
बैगिंग बोल का मतलब क्या है कि हम एक मतलब जैसे भिखारी जो है भीख मांगते हैं ना, उस तरीके से थे। यानी कि हम उस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। हम क्या करते थे, हम इंपोर्ट करते थे क्रॉप्स को, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे क्रॉप्स का। तो उस समय हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। बट आज के टाइम पे अगर हम 1947 से आज 2024 है, और अगर हम देखें 2024 को, ठीक है, तो 2024 में हम देख सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हम एक जो पहले हम क्या थे, पहले हम एक इंपोर्टर थे, बट आज के टाइम पे हम एक एक्सपोर्टर बन चुके हैं, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा। और इससे कहीं ना कहीं जो है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आज के टाइम पे जो कंट्री में हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारा कुछ प्रोडक्शन 316.06 मिलियन टन्स का आपको प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं क्रॉप्स में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल सर्च की रिपोर्ट है उसने क्या बोला है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल सर्च की रिपोर्ट ने बोला है कि जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की वो 2030 तक 345 मिलियन तक पहुंचने वाली है। क्योंकि आपने भी सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वो जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है एग्रीकल्चर की वो भी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो नीचे ही पॉइंट्स लिखा है कि पॉपुलेशन का बढ़ना, लोगों की इनकम बढ़ना, ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है इंडिया में, इससे जो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड जो वेराइटी ऑफ फूड है उसकी क्वालिटी तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, बट एक तरफ से आपकी ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है, साथ साथ में जो प्रेशर है, जो हमारी कल्टिवेबल लैंड है उस पर जो है डिक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से जो है लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अपने जो घर हैं दूसरी लैंड पे बना रहे हैं, जिससे कल्टिवेबल लैंड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। अब देखो इंडिया में ना, अगर आप देखोगे तो इंडिया ब्लेस्ड है कि उसके पास बहुत ही अच्छी साइजेबल एरेबल लैंड है, जहाँ पे इंडिया के पास 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हर एक टाइप की वेदर कंडीशन इंडिया में है, सॉइल टाइप है, कहीं ना कहीं वो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इंडिया ग्रो कर सकता है। आपने सुना भी होगा कि इंडिया जो है मिल्क के मामले में इंडिया जो है टॉप नंबर 1 में आता है, स्पाइसेस जो मसाले हैं, ठीक है। इसीलिए तो ब्रिटिश इंडिया में आए थे। पल्सीज, टी, कैश्यू, ठीक है, जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, ऑयल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, शुगर गेन एंड कॉटन, इनका सभी का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन हम हैं प्रोड्यूसर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। तो क्या क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, यार वो देखते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर में। देखो सबसे पहले जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स है ना वो हमारी 5 क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 5 क्लासेस में कैसे, हमारे पास ना 5 तरीके के फार्मर्स आते हैं। एक हमारे होते हैं मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। एक हमारे होते हैं स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम की लैंड होती है, ठीक है, वो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स हमारे वो फार्मर्स हैं जिनके पास कहीं ना कहीं 1 से 2 हेक्टेयर तक की लैंड है, ठीक है, तो वो हमारे स्मॉल फार्मर्स हो गए। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर वाले जो फार्मर्स हैं वो है हमारे सेमी मीडियम फार्मर्स, ठीक है। वो कौन से हमारे सेमी मीडियम फार्मर्स, तो ये हमारे सेमी मीडियम फार्मर्स हैं। जो सेमी मीडियम फार्मर्स जो हैं उनके पास जो लैंड है वो है आपकी 2 से 4 हेक्टेयर की, ठीक है, 2 to 4 हेक्टेयर्स की लैंड है। फिर उसके बाद मीडियम फार्मर्स आ जाते हैं। मीडियम फार्मर्स के पास 4 से 10 हेक्टेयर तक की लैंड है। और जो हमारे सबसे ज़्यादा जिसके पास लैंड है वो हमारे होते हैं लार्ज फार्मर्स, ठीक है। जो लार्ज फार्मर्स हैं इनके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। कितनी लैंड है, मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है इनके पास, इनको हम लार्ज फार्मर्स बोलते हैं। उसके बाद डिस्पाइट ये सारे फैक्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो जो एग्रीकल्चर एवरेज प्रोडक्टिविटी है बहुत सी क्रॉप्स की इंडिया में वो काफ़ी कम है। क्यों कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बड़ी है, लार्जेस्ट ग्लोबली। हमारा जो आपको पता है इंडिया पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है नेक्स्ट डेकेड में। और ये जो है इन सारी जनसंख्याओं को जो खाना प्रोवाइड करना है वो एक प्राइम इशू हो चुका है। फार्मर्स जो हैं अभी भी जो है कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबल अर्निंग्स जो हैं इस एग्रीकल्चर से नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में देखने को मिल जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स हैं ज़रा देखते हैं। 2 टर्म्स हैं, एक आती है हमारी प्रोडक्शन, ठीक है, एक हमारी आती है प्रोडक्शन, दूसरी टर्म आती है प्रोडक्टिविटी। इनके बीच में भी
जो है यहाँ इस बुक में डिफरेंस दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं इन दोनों की टर्म्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हमारा प्रोडक्शन, देन हम समझेंगे प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्रोडक्शन क्या है? इज क्रिएटिंग, ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूविंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो टर्म है प्रोडक्शन, ठीक है, जो टर्म है हमारी प्रोडक्शन, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्या है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब है कि क्रिएट करना, ग्रो करना, मैन्युफैक्चर करना, इम्प्रूव करना गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे, कि हमने कितना क्रिएट किया, ग्रो किया, मैन्युफैक्चर किया, उसको प्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कितना हमारे जो है खेत में ग्रो हुआ है, मतलब एफिशिएंसी या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहा है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम प्रोडक्टिविटी का यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन आपका वही हो गया। तो जब हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे, किसी एफिशिएंसी मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ है, मतलब इसी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो हमारा एक आउटपुट होता है, मतलब जो नंबर ऑफ गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं पर यूनिट में, जैसे लेबर, इक्विपमेंट और कैपिटल। ठीक है, तो देखो इवन आफ्टर दी 7 डेकेड्स, जब हमने प्लानिंग हुई, हमने पीछे प्लान्स पढ़े ना, 5 ईयर प्लान्स, तो जब भी हमने इंडिपेंडेंस से जो भी हमने प्लानिंग की हुई है, ठीक है, जो भी हमने प्लानिंग की हुई है, वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है अभी भी वो जो पुअर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं, या फिर अभी भी पुअर रिटर्न्स फार्मर्स को देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत से कॉन्स्टेंट्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। देखो अगर आप 2010-11 के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारी जो टोटल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है 138.35 मिलियन, जिसमें जो एवरेज साइज है वो 1.15 हेक्टेयर्स का है। और आप देखोगे कि जो 85% आज भी हमारी ऐसी लैंड है, 85% ऐसी लैंड है जो डायरेक्टली हमारे जो स्मॉल और जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि आप देखोगे कि इनके पास जो 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास बहुत कम लैंड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये खाली अपने सब्सिस्टेंस के लिए ही फार्मिंग कर पाते हैं, यानी कि ये फार्मिंग खाली अपनी सब्सिस्टेंस के लिए ही कर पाएंगे। ठीक है, अपने गुजर बसर के लिए। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपने लिए खाली। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एक इकॉनमी में क्वेश्चन आता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग हो जाएंगी तो सभी लोग अपने अपने लिए प्रोड्यूस करेंगे, तो जिन लोगों के पास लैंड नहीं है वो कहाँ से खरीदेंगे, फिर वो वाई कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अब उसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ एग्रीकल्चर कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं। जैसे हमारे पास जो एग्रीकल्चर कंस्ट्रेंट पहला है कि लो एक्सेस टू क्रेडिट। ठीक है, फार्मर्स के पास जो है, हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ही मतलब लो एक्सेस है उनके पास क्रेडिट का, जिसकी वजह से फार्मर की जो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो बच्चे अच्छे सीड्स नहीं खरीद पाएंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स को नहीं खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो है फिर लो प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट होगा। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी होगी जब उनके पास क्रेडिट नहीं है, अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, तो लेस यूज़ होगा टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से फिर ये एक मेजर कंसर्न हमें देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो माइनर वैल्यू एडिशन होगा, मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू ऐड वो नहीं कर पाएंगे चीज़ों में। ठीक है, उसके साथ साथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मिंग का उनके पास। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ पे मतलब पैसे को खर्च करें, और बहुत ही कम पैसा, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली की नीड्स को ही बड़ी मुश्किल से फुलफिल कर पाते हैं, तो वो मतलब एग्रीकल्चर में क्या लगाएंगे उस पैसे का। तो उनके पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वो आज के टाइम पे भी हमारे जो इंडियन फार्मर्स है वो डिपेंडेंट है वेदर पे। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है? वेदर पे, कि बारिश होगी तो उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने जो खेत हैं उनको जो है सिंचाई होगी। लेकिन आज के टाइम पे भी जो इरिगेशन है उसको नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए चैलेंज है। और एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो आज के टाइम पे भी किस पे डिपेंडेंट है? मूनसून पे डिपेंडेंट है, वेदर पे डिपेंडेंट है, कि मूनसून आएंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज आ जाता है।
उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो हमारी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, ये भी एक फ्रिक्वेंट चेंजेस है लैंड ओनरशिप में, ठीक है। अब हमारे जो सारे फार्मर्स के पास एक जैसी लैंड है नहीं, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम जो है लैंड है, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, यानी कि एक स्मॉल सेक्शन जो है फार्मर्स का, यानी कि आप कर सकते हो कितने फार्मर्स हैं, मतलब 85% फार्मर्स हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो कहीं ना कहीं 85% को लैंड उनके पास है। बाकी के जो 15% लैंड है ना वो वेल्दी, ठीक है, हमारे जो वेल्दी फार्मर्स हैं उनके पास है, तो वो मतलब इतनी ही लैंड उनके पास है, तो वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं, और कुछ ही लोगों के पास है 15%। तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल है, ठीक है, सबके पास एक जैसी लैंड जो है हमें नहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो थोड़ी सी लैंड है वो थोड़े से लोगों के पास ही है, और इसकी वजह से जो बहुत से फार्मर्स हैं उनके पास बहुत ही कम लैंड है, या तो उनके पास लैंड है नहीं है, किसी और के घर में जाके वो खेतीबाड़ी करती हैं। उसके साथ साथ एक और जो चैलेंज हमें देखने को मिला है वो है हमारा जो पॉपुलेशन तो बड़ी है, उसके साथ साथ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो टूटने लगा है। देखो 2 भाई थे, वो अपने रहते थे, ठीक है, तो अब उन्होंने शादी वगैरह कर ली, तो अब क्या करेंगे अब वो क्या करेंगे, अपने अपने खेतों में चले जाएंगे, यहाँ पे उनको दे दी जाएगी कि आपके हिस्से में इतनी आई है, तो डिवीज़न हो जाएगा लैंड का, तो वो वहाँ पे घर डाल देंगे और बाकी उनके पास वो लैंड आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं डिवीज़न होने की वजह से वो लैंड जो है टूटती जा रही है स्मॉल और स्मॉल प्लॉट्स में, ठीक है। जब स्मॉल प्लॉट्स में टूटेगी तो स्मॉल फार्मर समटाइम्स, कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जो कहीं ना कहीं उधार ले लेते हैं कि उनको तो अपने खेतों में कुछ ग्रो करना था, तो उनके पास तो कुछ था नहीं, ठीक है, तो उन्होंने किसी से उधार ले लिया। अब उनको अपना जो डेप्ट है उसको चुकाने के लिए भी कुछ फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, जाके उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो है उनको अपनी लैंड को बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सब डिवीजन हो जाती है लैंड की। अब देखो जो कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लेबरर्स की, वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वेज रेट है वो सबसिस्टेंस लेवल से भी नीचे आ जाते हैं। सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है कि हमें मतलब जितना चाहिए, ठीक है, एक हमारे गुजारे के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, लेकिन जब उससे भी कोई चीज़ नीचे आती है तो उसको बोलेंगे हम सबसिस्टेंस लेवल से ये कम हो गई है, ठीक है, मतलब इतना हमें इससे जो है और ज़्यादा जो है मतलब अपने सबसिस्टेंस लेवल के लिए चाहिए था, बट इससे भी कम मिल रहा है, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, आपको सिंपली मतलब एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है, इसमें हमें 3 बंदों की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, लेकिन हमने इस खेत में लगा रखे हैं 5 लोग, ठीक है। अब जो 5 लोग हमने लगाए हैं ना, हमें चाहिए 3 लोग ही थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 लोग लगा लिए इस खेत में। अगर 3 लोग ये काम कर रहे हैं तो मतलब ठीक था, लेकिन 5 लोग भी अगर काम करेंगे ना तो काम तो इतना ही है, इसी खेत के ऊपर उनको इतना ही काम है, तो 3 लोग भी इस काम को कर सकते थे, और लेकिन कर रहे 5 लोग हैं, तो इनका जो वेजेस है, मतलब 3 लोगों को पहले ज़्यादा वेजेस आ जाने थे, लेकिन 5 लोग हैं तो अब वेजेस जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वेजेस जो डिवाइड होंगे तो इससे जो है इनका बेचारों का सबसिस्टेंस लेवल नीचे आ गया, ठीक है, इन लोगों का। तो अब क्या होगा कि जब भी हम इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे हमें 3 लोगों की रिक्वायरमेंट थी बट हमने 5 लोग लगा के रखे हुए हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे 0 ही रहेगी, यानी कि जितना काम होना था उतना ही होगा, मतलब उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उन 5 बंदों से कोई इम्पैक्ट उस चीज़ में नहीं आया, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0, ठीक है। तो हमारा जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कब होगा, वो तब होगा जब प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होगी और बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो इस जॉब में आएंगे, वो फिल करेंगे न्यू जॉब्स को, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कर्स को हम हायर कर देंगे, लेकिन ज़रूरत हमें काफ़ी कम लोगों की थी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर दिया, उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो जो 5 लोग मैंने आपको बताया, 5 लोगों में से जो आपका एक जो पर्सन था, ठीक है, जो आपके 5 लोगों में से 3 लोग तो आपके क्या थे, वो तो आपके जो थे एम्प्लॉयड थे, लेकिन वो जो 2 लोग हैं वो क्या है, वो आपके डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, हमें दिख रहा है वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड वो है नहीं एम्प्लॉयड, ठीक है, हमें दिख रहा है लेकिन है नहीं, वो उनकी कोई प्रोडक्टिविटी जो है बिल्कुल 0 है। अब देखो यहाँ पे ना आज के टाइम पे हमें काफ़ी इंडियन एग्रीकल्चर में और भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंडियन सॉइल्स को हम यूज़ कर रहे हैं
बहुत सी देरों से, ठीक है। अब इंडियन सॉइल में आप क्या कर रहे हो, कब से आप जो है खेती कर रहे हो, थाउजेंड ऑफ ईयर से खेती कर रहे हैं हम सॉइल्स में, लेकिन हम सॉइल का जो है ध्यान रख नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल जो है रेगुलर बेसिस पे डिप्लीट होती जा रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो जो एवरेज जील्ड है ऑलमोस्ट सारी जो क्रॉप्स हैं वो नीचे लोएस्ट होती जा रही है, मतलब उनका लो प्रोडक्टिविटी हो रही है तो वो लो लेवल पे पहुंचती जा रही हैं। ये सीरियस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ है, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है इस सीरियस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। देखो इंडिया ना सेकंड लार्जेस्ट इरिगेटेड कंट्री है चाइना के बाद, लेकिन आज के टाइम पे भी इंडिया का जो है 1/3 जो है, 1/3 किसके बराबर होता है, 33.33% के बराबर, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी आप बोल सकते हो कि 33.33% जो लैंड है वही खाली क्या कर रहे हैं हम, 33.33% ही लैंड आज के टाइम पे इंडिया की जो है वो इरिगेट हो रही है, यानी कि इरिगेशन हो रहा है उस पर, ठीक है। तो ये हमने चीज़ देखी। अब इरिगेशन तो मतलब इतना ही हो रहा है, मतलब 1.1/3 यानी कि 33.3। तो बाकी की जो 66% लैंड है यानी कि वो टोटली आपकी डिपेंडेंट है मूनसून पे, कि मूनसून होंगे तो वो लैंड क्या होगी, ग्रो करेगी, अब उस पर जो है क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये चीज़ है। और इंडियन मूनसून क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल जो है अनसर्टन है, अनरेलिएबल है, इरेटिक है। तो इंडिया जो है वो सस्टेन्ड प्रोग्रेस अचीव नहीं कर सकता एग्रीकल्चर में जब तक उसके पास मतलब कम से कम उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50% लैंड तो कम से कम इंडिया की जो है जब तक एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, ठीक है। आया समझ में बात। उसके बाद देखो अब जो है आज के टाइम पे भी ना क्या हो रहा है कि बहुत से पार्ट्स में जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है वो अभी भी ह्यूमन हैंड्स के थ्रू किए जा रहे हैं। ह्यूमन हैंड्स के थ्रू मतलब आज भी जो किसान है वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल्स का यूज़ कर रहा है, जैसे वुडन प्ला, हल का यूज़ करना, सिक्किल, ठीक है। और मशीन का वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो प्लोइंग में कर रहे हैं, मतलब जब भी बो रहे हैं या फिर कोई भी सीड्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इरिगेट कर रहे हैं, कोई मशीन का वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इवन वो क्रॉप्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बिना इसके, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो आज के टाइम पे बहुत ही बैड शेप में है, आपको देखने को मिलेगा। रूरल इंडिया में तो जो मार्केटिंग है वो काफ़ी बैड शेप में है। देखो मार्केटिंग का मतलब क्या है कि फार्मर्स को ना एक अच्छा मार्केट नहीं, अगर वो ग्रो उन्होंने कर भी लिया, बढ़िया क्रॉप्स उनकी ग्रो भी हो गई, अच्छा उनको मार्केट नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो अपनी क्रॉप्स को बेच पाएँ, ठीक है। अब क्या होता है जब उनको जो है एक अच्छा मार्केट नहीं मिल पाएगा कि वो अपनी क्रॉप को वहाँ पे ग्रो कर पाएँ, तो इसकी वजह से वो जो अपनी क्रॉप है ना वो या तो लोकल ट्रेडर्स या मिडल मैन को बेच देते हैं, वो भी थ्रो अवे प्राइजेस। थ्रो अवे प्राइजेस का मतलब काफ़ी लो प्राइस में उनको अपनी क्रॉप को बेचना पड़ता है। और जब ऐसा करते हैं तो उनको उसका बेनिफिट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से जो है फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो पाता। फिर उनका वही हाल हो जाता है कि लो एक्सेस है क्रेडिट का, तो लेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, लेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो लो प्रोडक्टिविटी उनको देखने को मिल जाएगी। और एक जो हमने इंडियन एग्रीकल्चर में जो एक चीज़ हमने देखी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, आज के टाइम पे भी जो विलेज है ना वो पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना आपका, लैक ऑफ चीफ एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको हाईलाइट कर दो कि एक जो मेन हैंडीकैप है इंडियन एग्रीकल्चर में कि आज भी किसानों के पास सस्ते और एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखने को मिलते। इवन आज के टाइम पे बहुत से विलेजेस हैं जो पूरी तरीके से रोड से कनेक्टेड नहीं है, मार्केट सेंटर से कनेक्टेड नहीं है। अब वो फार्मर को अच्छे दाम मिल भी सकते थे अगर वो मार्केट में जाता, लेकिन उसके पास अच्छा जो है चीप उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो मार्केट नहीं गया तो उसने अपने लोकल ट्रेडर्स मिडल मैन को ही वो बेच दी क्रॉप्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके पास वही लो वेजेस आ गए। तो लो वेजेस की वजह से मतलब लो क्रेडिट आया, तो लो क्रेडिट की वजह से वही साइकिल जो है रोटेट होता रहता है, जिसके अंदर जो है फार्मर फंस चुका है। ये जो इतने जो है आपने देखा होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली एग्रीकल्चर के अंदर ही, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर के अंदर, क्या हमने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाए? देखो स्टेप उठाए हैं। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि एक प्रोग्रेसिव सोल्यूशन, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो इनका सोल्यूशन करने के लिए हमने ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम लेकर आए, ठीक है। देखो फार्मिंग जो है ना, आपने देखा माइक्रो लैंड होल्डिंग्स है, मतलब बहुत छोटी छोटी लैंड जो है लोगों के पास है, तो वो इसका मतलब ये नहीं ना कर सकते कि मिक्स फार्मिंग को अडॉप्ट करें, क्योंकि उनके पास लैंड ही उतनी है। तो उस लैंड में वो खाली एक ही क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स के बदले। तो इसके थ्रू उनको ना ही वो कोई इनोवेट अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं कि वो क्रॉप को ग्रो करें।
तो कुछ रिसेंट ईयर्स में हमने क्या किया, जो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी ताकि जो क्या करे, कंट्री को बेनिफिट करे, जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट करे। देखो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक रिस्क था फार्मिंग इकोसिस्टम में, इनको जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसने आके इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया है और कहीं ना कहीं एक्शन भी लिया ताकि इन जो चीज़ें हैं, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं, उनको हम क्या करें, सॉल्व कर पाएँ। ठीक है क्या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था कंपनीज एक्ट या फिर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिक मॉडल को फॉलो करती है कलेक्टिव एफर्ट्स का। जैसे कोई भी फार्मर्स अगर एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर कॉमन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उनको अच्छा मार्केट प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेवारी है। अच्छा मार्केट उनको प्रोवाइड करे ताकि उनको जो ये फार्मर्स ने जो भी चीज़ें ग्रो की हैं वो पॉजिटिवली उनको इम्पैक्ट करें, उनको उसका फ़ायदा हो। ठीक है, मतलब कोई इंसान इतनी अगर मेहनत करेगा और अगर उसको उसका फल ही नहीं मिलेगा, उसका मन करेगा दोबारा वो काम करने का। तो यही सेम सिचुएशन फार्मर्स के साथ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टेस्टामेंट की तरह काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं फार्मर की चॉइसेस को देख रही है और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो उनका गोल है कि वो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे 2023 तक, जिसका मतलब क्या है कि लार्ज फार्मर कम्युनिटी को वो अपने अंदर ले आएंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, उनका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें फार्मिंग सेक्टर में चाहिए वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ डेडिकेटेड स्टेट लेजिस्लेशन लेकर आई है ताकि वो क्या कर रहे हैं, स्टेट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। ठीक है, और जैसे हमारी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनका भी बहुत ज़्यादा लाइन शेयर है इन टर्म्स ऑफ दी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। और जो नंबर ऑफ इम्पैक्टेड फार्मर्स हैं ऑलरेडी इन्होंने अपनी सेटिंग में वो बताए हैं और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रही हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ आगे आपने देखा होगा कि हमारे पास ना एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं इन कलेक्टिव एफर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इसका एस्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया, ताकि प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज लाए जाए, टेक्निकल रिसोर्सेज लाए जाएं जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें। इससे जो है कहीं ना कहीं जो अननेसेसरी डिलेज हो रहे हैं, फार्मर्स के पास अच्छे इनपुट्स नहीं हैं और जो कहीं ना कहीं फार्मर्स की डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले कर रही है। तो इसमें हेल्प करने के लिए हमने एक और जो संगठन है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको हमने लाया। अब देखो हमारे पास ना एक और कॉन्सेप्ट है इसके बाद, उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, आपको पता है एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब किसी को पैसे देना, क्रेडिट का मतलब पैसे देना, एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट ना एक एसेंशियल इनपुट माना जाता है अगर हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अपने देश में प्रमोट करना है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो काफ़ी एसेंशियल इनपुट है। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अडॉप्ट किया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच को अडॉप्ट किया वेरियस एजेंसीज के थ्रू, जैसे हमारे कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, इनके थ्रू क्या किया जाने लगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं ना उनको कुछ पैसा दिया जाने लगा कि ये लो आप ये पैसा रखो, और जो ये पैसा दिया जा रहा था ना इसको एक चीपर इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट इस पैसे पे लग रहा था वो काफ़ी कम था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर क्रेडिट की डिमांड थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं क्रेडिट टारगेट्स को रेज किया फॉर द फार्म सेक्टर टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022 तक। जो है गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे, फार्मर्स को और ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो जाए। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ना इंडिया में वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट एक बहुत अच्छा इनपुट है जो कहीं ना कहीं फार्मर के आउटपुट को ज़्यादा करने में उनको हेल्प कर रहे हैं। देखो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की वजह से क्या हुआ है ना कहीं जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प हुआ है कि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से डीलिंक हो पाए हैं
ठीक है। अब ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इनको थोड़ा सा समझ लो, ये आगे भी टॉपिक है ना आपकी बुक में, तो अभी आप समझ लोगे तो आगे मैं मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक होता है हमारा, 1 मिनट, देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ना जो हम क्रेडिट लेते हैं ना, वो 2 तरीके का क्रेडिट होता है, ठीक है। तो 2 तरीके का क्रेडिट कौन सा, एक हम लेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, दूसरा लेंगे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ NIS और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ पे हम क्रेडिट लेते हैं किसी फॉर्मल इंटाइटिटी से। फॉर्मल इंटाइटिटी मतलब किसी बैंक से आपने लोन ले लिया, ठीक है, किसी आपने कोई बैंक से लोन ले लिया, किसी भी फॉर्मल इंटाइटिटी से जब आप लोन लोगे उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जहाँ पे आप एक मनी लैंडर से लोन लेते हो या फिर आप किसी जो है लैंडलॉर्ड से लोन लेते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब होता पता क्या था कि जब हम पहले जो फार्मर्स है, जब उनको लोन नहीं मिल पाता था किसी फॉर्मल इंटाइटिटी से, तो वो क्या करते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को प्रेफर कर देते थे, उनके पास चले जाते थे। लेकिन आपने देखा ही होगा कि जो मनी लैंडर्स हैं या फिर जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर वो हाई इंटरेस्ट रेट को चार्ज करेंगे फार्मर्स के ऊपर, तो इससे क्या होगा, फार्मर्स बेचारे मजबूर हो जाएंगे। उनको तो एक तो क्रॉप्स को ग्रो भी करना है अपने खेतों में, दूसरा तो उनको जो है हाई इंटरेस्ट रेट देने के लिए भी वो तैयार हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जब हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो इसका जो ये वाले थे ना नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये डीलिंक हो गए। मतलब इनसे अब जाके फार्मर्स लोन लेते ही नहीं है, अब वो सीधे बैंक में जाते हैं, वहाँ से जो है अपना जो है लोन वगैरह लेते हैं। तो ये ही इस लाइन का मतलब है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, वहीं से क्या हुआ है, हमने जो कल्टीवेशन के लिए इन्वेस्टमेंट है वो करना स्टार्ट की है, और कंटिन्यूसली हमने बहुत ही तेज़ी से जो है इन्वेस्टमेंट को पूरा भी किया है। देखो जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किया, उस टाइम पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छे से सीड्स का यूज़ किया हमने, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी का हमने यूज़ किया ताकि हम क्या करें, मोटर पंप सेट्स, पाइपलाइंस, इनको फार्मर्स ने लिया। तो इसके लिए फार्मर्स के पास क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, क्रेडिट चाहिए था। तो ये उन्होंने सारा क्रेडिट जो है सरकार ने दिया उनको, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, और इसकी वजह से जो है उन्होंने कुछ लेबर को भी हायर किया अपने मार्केट में, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प हुई फार्मर्स की इसकी वजह से। देखो यहाँ पे ना अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट रह जा रहा है जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया था सबसे पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन ना जो हमारी गवर्नमेंट थी लाल बहादुर शास्त्री की, उस टाइम पे आया था, ठीक है। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्पेलिंग नहीं हो पाएगा, तो MS स्वामीनाथन जो थे उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे लाया गया था। आपको पता है इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम एक बैगिंग बोलते, ठीक है। तो उस टाइम पे उससे हमें 1947 में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते थे सेल्फ सफिशेंसी लाना, तो हमने 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ फूड ग्रेन से, एटलीस्ट फूड ग्रेन्स को तो इंपोर्ट ना करें। तो इसीलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिसमें हमने क्या किया, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया, और इससे हमारा जो है ना प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की वो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, ठीक है। तो हम काफ़ी आज हमने पढ़ा है कि हम एक एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं एग्रीकल्चर के मामले में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं दिनों के जो मेहनत का फल है वो हमें मिलता है। अब देखो हमारे पास ना एग्रीकल्चर क्रेडिट में ना 3 तरीके के क्रेडिट आ जाते हैं। एक हमारा होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, और एक होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब ये 3 तरीके के क्रेडिट का मतलब क्या है, देखो जब भी फार्मर्स को ना कोई भी चीज़ अपने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए चाहिए, जब उसको थोड़ा पैसा किसके लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब क्रेडिट चाहिए होता है, तो वो पैसा उधार में लेगा। तो पैसा उधार में लेगा तो किसके लिए ले सकता है वो, मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट में किसके किसके लिए ले सकता है, अगर उसको बीज को खरीदना है, फर्टिलाइज़र को खरीदना है, या फिर उसने कोई हार्ड वर्कर किए थे अपने खेतों में, उनको जो है सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जब जो एक किसान है वो लोन लेगा जाके बैंक से, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। और ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है ये खाली 15 मंथ के लिए ही आपको मिलता है, मतलब आपको 15 महीनों से पहले इस शॉर्ट टर्म क्रेडिट को चुकाना होता है। ये लोन आपको जैसे ही आपने क्रॉप लगाई, उसके बाद आपने हार्वेस्ट की, उसके बाद आपको ये लोन जो है चुकाना होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी कि 15 महीनों के लिए ये लोन आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा मीडियम टर्म क्रेडिट। सो मीडियम टर्म क्रेडिट क्या होता है,
मीडियम टर्म क्रेडिट कुछ नहीं है। मीडियम टर्म क्रेडिट जब हमें क्या करना होता है, जब हमें क्रेडिट चाहिए किसके लिए, मीडियम टर्म नीड्स के लिए। जैसे 15 महीनों से आपको 5 सालों के लिए अगर लोन चाहिए, 15 महीनों से लेके 5 सालों तक आपको अगर लोन चाहिए तो वो आपको मीडियम टर्म क्रेडिट के थ्रू मिलेगा। इसमें आपको अगर कोई, मान लो आपको कोई जानवर खरीदना है, ठीक है, अगर आपको कोई जानवर खरीदना है, कैटल खरीदना है, उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप मीडियम क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको कोई पंपिंग सेट खरीदना है या कोई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कोई भी अगर खरीदना है तो आप मीडियम टर्म क्रेडिट का यूज़ करोगे। मीडियम टर्म क्रेडिट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आपका लास्ट वाला आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है, देखो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म क्रेडिट सिंपल सी बात है, जो आपको और ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए, यानी कि आपको 5 सालों से ज़्यादा के लिए चाहिए, ठीक है। जब आपको 5 सालों के लिए ज़्यादा के लिए जो क्रेडिट चाहिए होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो अब जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा 5 सालों से। अगर ये आपको कब दिया जाएगा, जब आपको मान लो आपको कोई एडिशनल लैंड को खरीदना है, ठीक है, या फिर कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट चाहते हो लैंड में, जैसे आपको कुआं खुदवाना है अपनी खेत में, यानी कि हॉर्टिकल्चर या कुछ और प्रैक्टिस आपको अपने परमानेंट करनी है अपने जो है फार्मिंग सिस्टम में, तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म क्रेडिट ले सकते हो। और ऐसा जो लोन है वो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप इस लोन को रीपे कर सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है ऐसे लोन को रीपे करने के लिए। देखो आगे जो कॉन्सेप्ट आया ना आपका कि कैश इनफ्लोज फॉर एग्रेरियन क्रेडिट, मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट के ब्रॉडली जो सोर्सेज हैं वो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि 2 सोर्सेज हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, जो आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास एक एंटाइटी है जिसका नाम है नाबार्ड, ठीक है। अब ये क्या एंटाइटी है, ज़रा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज। ये नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये मैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी, ठीक है। इसको क्यों बनाया गया था, ये एक आपकी अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ये हमारे जो भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है, एक वो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, जो हमारे दूसरे हमारे बैंक्स आते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, उनको जो है ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है उनके ऊपर रेगुलेशन बना के रखती है ये वाली बॉडी, क्योंकि ये अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। अब नबार्ड का जो अगर आप देखोगे, नबार्ड किसके अंदर आता है, खुद नबार्ड किसके अंदर आता है, तो नबार्ड को पूरी तरीके से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसको हम बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है नबार्ड वाली एंटाइटी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद नबार्ड को फाउंड कब किया गया था, तो 1982 में इसको नबार्ड को लाया गया था। और अगर नबार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो नबार्ड के हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इतनी आपको इन्फॉर्मेशन आई होप डाइजेस्ट हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं नबार्ड के, तो ये आपका पहला फंक्शन है कि वो क्रेडिट क्रिएट करे, दूसरा है कि वो डेवलपमेंट एंड प्रमोशन फंक्शन करे, तीसरा है सुपरवाइजरी फंक्शन करेगा, जो भी हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, यानी कि जो भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके ऊपर फोकस करेगा। तो ये 3 फंक्शंस हैं नबार्ड के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आप फंक्शंस की बात करोगे, रोल जो है नबार्ड का वो क्या है, वो भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे क्रेडिट फंक्शन है, ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस भी हैं इसके, ठीक है। डेवलपमेंट करना सुपरवाइजरी फंक्शन है इसका, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, रोल इन ट्रेनिंग, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हमारे जो है आपके नबार्ड के देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक और चीज़ जो है बच रही है, वो है हमारे, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे हम ना कुछ और भी बैंक्स है। देखो मेजर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसी इंडिया में है जो आपको क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड करती हैं, वो है आपके कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। मेनली इनको स्पॉन्सर कौन करते हैं, हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। देखो ये जो बैंक के नाम दिए हैं ना, इन सभी बैंक्स को हम पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है बैंकिंग वाला, इसी बुक में है, आई थिंक 27th की 28th चैप्टर है, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो इससे आप घबराइएगा मत, आप एक बार इनको जस्ट गो थ्रू कर लीजिए बस, उसके बाद हम इसको आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं,
उनको भी फर्दर हमने डिवाइड किया है, रूरल कोऑपरेटिव्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव्स। तो दो तरीके के आपके कोऑपरेटिव्स हैं। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना, ये आपके सबसे लार्जेस्ट क्रेडिट प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके बाद आपके कोऑपरेटिव्स हैं, उसके बाद आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं। देखो जब नेशनलाइजेशन हुआ था कमर्शियल बैंक्स का, आपको पता है 1969 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे हमने क्या कर दिया था, 14 जो बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। और जब हमने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था, इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो इंदिरा गांधी थी वो एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट जो है वो उनकी मालिक हो गई थी उन बैंक्स की। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, कमर्शियल बैंक्स की ने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद आपके ये कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़े बॉक्स में भी दिए हैं आपकी बुक में। देखो कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाएंगे, और कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होगा कि वो प्रॉफिट जनरेट करेगा बैंकिंग बिजनेस से, ठीक है, उसको प्रॉफिट अर्न करना है। जबकि दूसरी तरफ जो कोऑपरेटिव बैंक्स है इनको ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है किसके थ्रू, जो मेंबर्स होते हैं कॉमन पर्पस के लिए मेंबर्स आते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और उसके लिए जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स बनाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट को, स्मॉल बिजनेस पीपल को, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो कॉपरेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। इसमें ओपन मेंबरशिप होती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जिसके थ्रू ये बैंक्स बनते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और है, लास्ट कॉन्सेप्ट है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, देखो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को ना हमने लॉन्च किया था 1998 में, ताकि हम क्या कर पाएं, शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा आपको लिख के बता देती हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड कब लाया गया, 1900। ये मार्कर जो है ना बहुत ही ड्रामे कर रहा है। देखो किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसको 1998 में लाया गया, ठीक है। क्यों लाया गया, ताकि हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना है किसको, फार्मर्स को, ठीक है। जो भी ओनर कल्टीवेटर्स एंड टीनेंट फार्मर्स हैं ये कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड्स करा जा सके, ताकि ये अपनी जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं उनको पूरा कर सके इस स्कीम के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव था, मतलब ज़्यादा नहीं था। आरबीआई जो था वो मॉनिटर कर रहा था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, नाबार्ड जो था वो मॉनिटर कर रहा था स्कीम को कंसर्निंग जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स हैं इसके अंदर। आज के टाइम पे आपको पता है कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। बजट 2018 और 19 ने इस प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया था एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशेस पे भी, ठीक है। तो आपको बस इतना जो है ध्यान रखना है कि किसान क्रेडिट स्कीम 1998 में लाई गई, जिसका मेन मकसद था कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना फार्मर्स को, ठीक है। इतना आप याद रख लोगे, दैट्स इट इज़ वेरी इनफ, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।